हेलो एवरीवन, कैसे हो? एकदम ठीक। तो हम लोगों ने पिछली क्लास के वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 45 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन नंबर है। इफ योर एनालॉग वॉच शोज टाइम 9:30 AM o'clock, देन व्हाट टाइम सीन इन ए प्लेन मिरर। तो कह रहा है, मान लीजिए आपके पास कोई एनालॉग वॉच है जिसमें सुई वगैरह होती है और टाइम दिखा रहा 9:30 AM o'clock, 9:30 है सुबह के। तो बताइए यदि आप उस टाइम को प्लेन मिरर में देखेंगे कितना दिखेगा? 2:30 AM, रात के 2:30 AM दिखेगा, या 2:30 PM दिखेगा, या 3:30 दिखेगा, या 3:30 PM दिखेगा? बताइए कौन सा टाइम दिखेगा? देखो, हम प्लेन मिरर में जब कोई इमेज को देखते हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हैं तो वो क्या कर देता है, बदल देता है, एकदम बदल देता है। देखो कैसे इसको अगर तुम रिफ्लेक्शन में देखो कैसे दिखेगा। देखो इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो इसका एक ट्रिक है सॉल्व करने की। जैसे इसका एक ट्रिक सॉल्व करने की, टोटल टाइमिंग 12, ये 00 हावर, यहाँ पे 00 मिनट कर दो यहाँ पे। अब यहाँ पे 9:30 दिया है तो आप 9:30 लिख दो, 9:30 उसके बाद का 00 उसने सेकंड लिखा हुआ है, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हावर हो गया। अब देखो यहाँ 0 में 0 30 माइनस नहीं होगा, ऐसा करो यहाँ से क्या करो 1 हावर धर लेके आओ। तो 1 हावर जाएगा तो ये हावर चल रहा है, ये हावर चल रहा है, ये मिनट चल रहा है, ये सेकंड चल रहा है। तो 1 हावर अगर जाएगा तो 11 हो जाएगा, और 1 हावर मिनट कितने जाएंगे? 60 मिनट जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड नहीं हमको करना है, सेकंड उसने नहीं दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और ये 30 और ये 00। अब हम लोग क्या है माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 00 और 60 में 30 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 30। 11 में 9 गए, कितना आ जाएगा? 2:30। यहाँ पे देखा जाए 2:30 आ गए हैं। अब 2:30 क्या होगा? AM होगा कि PM होगा? देखो यहाँ उसने 12 घंटे बदल दिए हैं, तो 2:30 AM तो नहीं होगा, 2:30 PM ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन मिरर? तो कह रहा है क्वेश्चन, पावर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की पावर कितना होता है? 1 से ज्यादा बड़ा होता है, लेस देन यूनिटी होता है, 1 से कम होता है, या 0 होता है, इनफाइनाइट होता है। देखो अगर हम पावर ऑफ प्लेन मिरर के बारे में बात करता हूं तो पावर ऑफ क्या फॉर्मूला होता है? 1/, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर का। और हम लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। किसके लिए? फॉर प्लेन मिरर। अगर हम देखा जाए तो प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से वैल्यू आप रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट, तो क्या आ जाएगा? 0 डायोप्टर। मतलब कि प्लेन मिरर का जो पावर होता है वो 0 डायोप्टर होता है। मतलब ये इसके पास ना कन्वर्ज करता है लाइट को, ना डाइवर्ज करता है। लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए पावर जो होती है प्लेन मिरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया है, 48 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट ग्राफ बिटवीन 1/u, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, वर्सेस 1/v इमेज के फॉर कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। अब देखो यहाँ पे ग्राफ दिया है 1/v और 1/u के टर्म में, 1/v और 1/u के टर्म में दिया है चारों ग्राफ। इसमें पूछा है कौन सा ग्राफ सही होगा, किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसको कैसे किया जाएगा? यहाँ पे देखो, अगर हम लोग का एक मिरर का फार्मूला लिखते हैं, मिरर का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। अगर कॉनकेव मिरर में हम लोग एक केस पढ़े थे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते थे तो इमेज कहाँ बनती थी? फोकस बनती थी। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते थे इमेज कहाँ बनती थी? फोकस बनती थी। और फोकस का जो डिस्टेंस होता था पोल से उसको फोकल लेंथ कहते थे, और फोकल लेंथ की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती थी। तो यहाँ पे आओ, इसका मतलब मैं अगर रखूँ पहला केस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मतलब अपने ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट रखूं, ऑब्जेक्ट को अगर मैं इनफाइनाइट में रखूंगा तो वहां पे अगर देखो 1/इनफाइनाइट रखूंगा, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखा तो 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? 0। तो अब यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर यहाँ पे देखो वैल्यू 0 आ जाएगी, 1/u की वैल्यू, हमने u को, अगर u को हम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रख दोगे तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब 1/u जो ग्राफ बन रहा है यहाँ भी 0 है। उस समय इमेज जो होती है, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकल लेंथ बनती है। तो इमेज कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो आती है, इमेज डिस्टेंस भी ना भी कुछ तो आएगी। इसमें कहा दोनों 0 0, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
दूसरा वाले ग्राफ पे आते हैं। देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखेंगे तो हमारा जो 1/u हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब 1/u की वैल्यू यहाँ पर रखोगे इनफाइनाइट तो 1/u 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखो 0 आ जाएगा। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं कान के मिरर में तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस बनती है। अब फोकस की डिस्टेंस कुछ ना कुछ फोकल लेंथ जरूर होगी। अब फोकल लेंथ अगर होगी तो कुछ ना कुछ इमेज डिस्टेंस जरूर आएगी। इमेज डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी। अगर उसका रेसिप्रोकल भी लोगे 1/v भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। 0 कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं तो हमारा क्या नाम है, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ बनती है। उस केस में हमारा जो इमेज होगा मतलब कि इस कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। यहाँ पे देखो 1/u आपने ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट रखा तो 1/u की वैल्यू 0 हो गई तो 1/u यहाँ आ गया। इस समय आपकी इमेज फोकस बनी होगी तो कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी, कुछ ना कुछ इमेज डिस्टेंस होगी। उस इमेज डिस्टेंस का भी रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। ऑप्शन नंबर मतलब बी सही बता रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। देखो इस पे 0 हो गया लेकिन इमेज डिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होती है, ये तो नहीं हो सकता। इसमें देखो जब u की वैल्यू कुछ ना कुछ हो इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो तो इमेज डिस्टेंस 0 तो होती नहीं, ये भी ग्राफ गलत है। इसका मतलब ग्राफ बी वाला सही है। जब हम ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखते हैं तो इमेजिनेशन कुछ ना कुछ आती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 49, विच ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहा है ये ग्राफ बनाया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के टर्म में, तो आपको ये बताना होगा कौन सा ग्राफ सही है। देखो यहाँ पे साइन आई और साइन आर के इसमें ग्राफ बनाया गया है, 4 ग्राफ बने हैं। देखो हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस नए ग्राफ तुम लोग पढ़े होगे तो उसमें क्या बताया जाता है कि साइन आई अपॉन और साइन आर का जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसे क्या कहा जाता है, म्यू। म्यू को म्यू से डिनोट करते हैं, इसको क्या कहा जाता था, हम लोग पढ़ते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता था। तो स्नेल का लॉ क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट वैल्यू होती है और उस कांस्टेंट वैल्यू क्या कहा जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम के लिए। अगर यहां से देखें, देखो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट देखो तो इसका मतलब कि साइन आई इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन आर बन जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं ना अपने मतलब कि ऐसे कि साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर। क्यों, क्योंकि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, जहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटे, जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटे तो कांस्टेंट जरूर आता है। और अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया तो हटेगा तो ये कांस्टेंट हमारा क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। मतलब साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, तो साइन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आर, इसका मतलब जैसे साइन आई बढ़ेगा वैसे साइन आर बढ़ेगा, जैसे जैसे साइन आई घटेगा वैसे साइन आर भी घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो ये ग्राफ तो नहीं बता रहा है यूनिफॉर्म साइन आई के साथ साइन आर, ये भी नहीं बता रहा है। हाँ, ये वाला ग्राफ हमारा ऑप्शन नंबर सी बता रहा है जैसे साइन बढ़ेगा वैसे साइन आर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द स्लोप ऑफ गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट। ये ग्राफ बनाया गया है साइन आई और साइन आर के रिस्पेक्ट में। आपको बताना है जो इसका स्लोप होगा क्या बताएगा। पहला ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट बताएगा, दूसरा ऑप्शन फोकल लेंथ बताएगा और तीसरा ऑप्शन इंसिडेंट एंगल बताएगा और चौथा ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। अगर हम देखो स्लोप जो होता हम लोग निकालना जानते थे, स्लोप यहीं से स्लोप निकालना जानते थे और स्लोप बराबर होता है यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, वाई एक्सिस में क्वांटिटी अपॉन एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है। स्लोप क्या है, साइन आई अपॉन क्या है, साइन आर, क्या है साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है स्नेल के लॉ से। तो साइन आई अपॉन साइन आर हमारा स्लोप बताया है और स्लोप में क्या वैल्यू बताया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। तो इसका स्लोप क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर एरिया निकालने की बात करता है तो वाई एक्सिस दी गई क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस दी गई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर। कह रहा है जो मैग्निफिकेशन होता है कॉनकेव मिरर का क्या होता है, हमेशा एक से बड़ा आएगा, हमेशा एक से छोटा आएगा, या 1 के बराबर आएगा, या उससे छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। देखो कॉनकेव मिरर के केस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखते हैं तो इमेज हमारी फोकस बनती है, बहुत हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है। जब हम लोग थोड़ा सा इन्फिनिटी से पास आते हैं इधर और हम अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट होती है क्या होती है, थोड़ी बड़ी बनने लगती है, लेकिन क्या होती है अभी भी ऑब्जेक्ट की जो साइज हो, इमेज साइज जो होती है ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। फिर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज साइज होती है। फिर हम लोग पास जैसे जैसे आते हैं फिर इमेज क्या होती है, फिर बड़ी होने लगती है। मतलब कि इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट से छोटी भी होती है, इक्वल टू होती है, उससे बड़ी भी होती है। तो मैग्निफिकेशन भी उसी तरीके से जब दोनों को बराबर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, जब इमेज वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो जाएगा, जब इमेज की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो मैग्निफिकेशन छोटा हो जाएगा। इसलिए मे भी लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो हम लोग अगला क्वेश्चन है 52, ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा एक वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनती किसी ऑब्जेक्ट की जिसका फोकल लेंथ था 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है व्हाट डिस्टेंस बी द ऑब्जेक्ट टेकन। तो ऑब्जेक्ट आप किस डिस्टेंस पे रखेंगे तब आपको ऐसा मिलेगा। देखो पहला मिरर, क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि मिरर कौन सा है। मिरर का क्वेश्चन तो सबसे पहले देखोगे मिरर कौन सा है, लेंस से क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखोगे लेंस कौन सा है, क्योंकि उसी के अनुसार तुम उसका इमेज का जो डायग्राम पढ़े थे तभी तुम समझ पाओगे कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, कहाँ पे इमेज बनी होगी। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में कह रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमको चाहिए किसी ऑब्जेक्ट का। अगर तुमको पता है कॉनकेव मिरर से 6 पोजीशन पे इमेज बनती है, कितने बनती है 6 पोजीशन। 5 पोजीशन पे क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और एक ही पोजीशन होता है जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वो कौन सी पोजीशन होती है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ एंड पोल के बीच के रखते हैं तभी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल लेंथ एंड पोल के बीच में रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तब हमारी जो इमेज होती है मिरर के पीछे बन जाती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड इमेज होती है। इसका मतलब कि फोकल लेंथ से कम के डिस्टेंस पर रखी जाएगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। आप कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जाम में, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाने तुमको समझाने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया, एक कॉनकेव मिरर में ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, और ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा फोकल लेंथ उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 12 सेंटीमीटर है। एक ही केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखते हैं तब हमारी इमेज इसके पीछे बन जाती थी, ये वर्चुअल होती थी, इरेक्ट होती थी, मैग्नीफाइड इमेज होती थी। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे इस 12 सेंटीमीटर का रखेंगे, 12 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है, इसका मतलब इसके बीच में रखेंगे 12 सेंटीमीटर वैल्यू कम ही आएगी, 12 सेंटीमीटर नहीं, ये फोकस पर रख देगा 12 सेंटीमीटर। हाँ 14 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता है, 12 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता है, 14 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता है, 24 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इसी के बीच में रखना चाहिए, 12 सेंटीमीटर से कम ही रखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन 53 है, नेम ए मिरर दैट कैन यूज टू गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इरेक्ट इमेज दे और इनलार्ज इमेज दे किसी ऑब्जेक्ट का। तो बताओ कौन सा मिरर है जो कि हम दे सकता है, कैन लिखा हुआ, कैन यूज टू गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज किसी ऑब्जेक्ट का। कॉन्वेक्स मिरर कि प्लेन मिरर कि कॉनकेव मिरर या नॉन ऑफ दिस। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा होता है वो इरेक्ट इमेज बनाता है, लेकिन इरेक्ट इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। 2 इमेज बनाता है, दोनों क्या होते हैं, एक एकदम डिमिनिश्ड होती है, एक थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट से छोटी ही होती है। अगर हम बात करें प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज तो बनाता है लेकिन सेम साइज का बनाता है, इनलार्ज नहीं बनाता है, सेम साइज का बनाता है जैसे ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में
क्या होता है कि इरेक्ट बनाता है। किस केस में? ये वाला केस में, जब हम फोकस एंड पोल के बीच रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज होती है इरेक्ट बनती है और साथ साथ बड़ी भी बनती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? कॉनकेव मिरर। तो कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा, जो कि हमेशा एक क्या नाम है, हमेशा नहीं एक इरेक्ट इनलार्ज इमेज दे सकता है। कॉन्वेक्स दे ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। एक तो हाईली डिमिनिश्ड होती है, एक थोड़ा सा बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। कह रहा है क्वेश्चन, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देन इमेज डिस्टेंस पूछा है। कह रहा है पहले देखो क्वेश्चन में कौन सा मिरर है। अगर हम देखें क्वेश्चन में तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। और कह रहा है कि प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, 3 टाइप से कैसी इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कितना रखा गया है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ कितना रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। अगर तुमको मालूम होगा जो कि हमारा मैग्निफिकेशन होता है, जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और फॉर्मूला होता है v और u के टर्म में -v अपॉन u होता है। ठीक है, ये हमारा मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको लेना है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको क्या लेना है? वर्चुअल एंड इरेक्ट लेना है। ठीक है, अगर m की वैल्यू हमारी m बराबर 1 है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि इमेज सेम साइज की है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। देखो अब कह रहा है रियल इमेज की बात किया तो रियल इमेज लिखा हुआ था। रियल इमेज के लिए m की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स दिया है, मतलब यदि ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ रही होगी उसके 3 टाइम्स ये बना होगा, 3 टाइम्स बना होगा। इमेज रियल इसलिए बनी है क्योंकि इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी होगी, इसीलिए उसने कहा रियल है। तो उसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि m की वैल्यू कितना है? -3 लिखा हुआ है। रियल इमेज के लिए माइनस हो गई और 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको दिया है और कौन से मिरर है। अगर हम बात करें तो कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव मिरर होगा इस प्रकार से बना लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। डिस्टेंस कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इसमें कोई फोकस पोल दिया नहीं है, यहाँ पे कहीं दिया होगा, मान लो यहीं कहीं रखा होगा। ठीक है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनी है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कभी बनेगी जब इसी के बीच में रखा गया होगा। किसके बीच में? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया, तभी मैग्निफिकेशन बना होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ सेम होता है, फोकस बहुत हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है। इधर रख देंगे तो वर्चुअल हो जाएगा। तो यहाँ कहीं बना होगा तो इधर ही कहीं इमेज बनी होगी। इस देखो प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बनी हुई है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर उसने दे रखा है और हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमको ये v की वैल्यू निकालना होगा। अब देखो मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास -3 आ गया, तो यहाँ तुम सॉल्व कर सकते हो। मैग्निफिकेशन बराबर तुमने पढ़ा होगा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -3 और -3 इज इक्वल टू क्या पढ़े हुए? -v अपॉन u। और u आप वैल्यू लोगे, साइन कन्वेंशन इधर आ रहे हो तो साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग कितना हो जाएगी u की वैल्यू? -10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से v सॉल्व कर लोगे, इतना सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे v की वैल्यू सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर। यहाँ देखो यहाँ पे जाएगा 10 या 30 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, फिर ये माइनस फिर से आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। अगर साइन कन्वेंशन देखो सही भी आ रहा है, किधर आ रहा है? और माइनस में आएगा क्योंकि इधर आ रहे हैं हम लोग, उसके लाइट इधर जा रही है, उसके अगेंस्ट इधर आ रहे हैं, तो -30 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 55। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, देन पोजीशन ऑफ इमेज। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, सबसे पहले हमने कहा था जो भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले ये पहचानना होगा तुमको इसमें कौन सा मिरर है, लेंस है तो कौन सा लेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमको मालूम हो कि एक कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स मिरर है।
जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और साथ साथ ये भी दे रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस मिरर से कितना दूर पर रखी गई है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपसे पूछा कि इमेज पोजीशन क्या होगी, मतलब v की वैल्यू पूछा है। अगर देखो, अगर हम सॉल्व कर दिए, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, यहाँ पे ये हमारा पोल हो गया। आपको मालूम ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा। मान लो यहाँ हमने रख दिया, यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं फोकस क्या होता है, क्या ना फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 3/2, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइड कर देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो जो फोकस होगा इसका इसी साइड होगा, यहाँ पे फोकस होगा, इसी साइड इसका फोकल लेंथ होगा, तो इसका फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन से देखें तो पॉजिटिव ही आएगा, 1.5 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पे। और हमारा क्या नाम है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ था जो कि पॉजिटिव के कुछ ही डायरेक्शन में है। यहाँ से देखें तो हमारा क्या होगा, ये u होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और u की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखा जाए तो u की वैल्यू साइन कन्वेंशन से देखा जाए तो u की वैल्यू क्या आएगी, इधर आ रहे हैं तो क्या आएगी साइन कन्वेंशन से -5 सेंटीमीटर आएगी। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या है, ये हमको गिवन है और हमसे पूछा है कि v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी। अब हम लोग अपना मिरर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है 1/v और प्लस 1/u होता है। तो यहाँ से लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू, अब f की वैल्यू उसने दे रखा, डायरेक्ट यही रखेंगे, तो 1/f, f की वैल्यू कितना रखते रखा है +1.5 इज इक्वल टू 1/v वैल्यू पूछा है और u की वैल्यू दे रखा है +1/-5। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1/5। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, ऊपर कर दीजिए 10/15 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 1/5। यहाँ से 2 5 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 2 10, 5 3 15। तो यहाँ से आएगा 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लीजिए कितना आएगा 15 आएगा, और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 आ जाएगा, और 5 3 जा 15, 3 जा 3 कितना आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 13 नहीं, हाँ 13। तो यहीं पे हम लिख देते हैं 13/15। अब हमारी क्या आएगी वैल्यू, 1/v की वैल्यू है, ये 1/v की वैल्यू है। इसको पलट दीजिए यहाँ से, तो v की वैल्यू यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/13। इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 1 पॉइंट, प्लस में आएगी वैल्यू 1 पॉइंट। अब देखो 1 पॉइंट में एक ही वैल्यू है, अगर डिवाइड करोगे फिर आ जाएगा, फिर बन जाएगा 1.15 करीब आएगा, तो प्लस में 1.15 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ इमेज विल बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो होगा पहचानना होगा कौन सा मिरर है। देखो यहाँ पे कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और क्या दे रखा है, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि रखा गया है उस ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा गया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। और आपको बताना क्या है, और साथ साथ ये भी दे रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपको बताना है कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। अब देखो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है प्लस में, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर होगी तो 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन अगर हम देखें तो -15 सेंटीमीटर होगा, और साथ साथ तो कौन से में कॉन्वेक्स में, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे
20 सेंटीमीटर प्लस में, तो फोकस अगर निकालें तो किसका इसका कितना हो जाएगा, हाफ प्लस में 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू दे रखा है, ठीक है, जो हमारे लिए काम किया है। अब इनकी मदद से हमको क्या निकालना होगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालना होगा। और हाइट ऑफ इमेज निकालने कैसे निकलेगा, देखो पहले हम लोग इमेज की पोजीशन निकाल लेते हैं, इमेज बनी कहाँ पे है। उसके लिए क्या लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 1/f की वैल्यू कितना दे रखा है, 1/10 प्लस में दे रखा है, और v की वैल्यू हमको उससे निकालना है, और u की वैल्यू दे रखा है प्लस 1/-15 दे रखा है। u की वैल्यू कितना है, -15 दे रखा है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/15 आ जाएगा। अब यहाँ से आप इमेज निकालेंगे तो v की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, और 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा, 10 और 15 का 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 3 जा 30 प्लस 5 2 30, ठीक है। तो इसको आगे कर लेंगे तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 30/5, 5 6 जा 30। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगी, +6 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारी, ठीक है। अब पूछा है हमारी v की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज पूछा है, कोई बात नहीं, ये देखो हमारे आगे। अब हम हाइट ऑफ इमेज पूछा है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हमको इतना काम है तो इसको कंपेयर कर लेंगे, वही ले लेंगे v/u। अब देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा है तो उसको एज इट इज लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मालूम कितना दे रखा है, +5 सेंटीमीटर। अब v की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, u की वैल्यू कितना है आपको, -15 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू कितना है, 5 6 जा 30 -30 अपॉन -15। तो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 2 या 30। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। प्लस में देखो कोई ऑप्शन है क्या 2 सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर में तो कोई ऑप्शन नहीं है यार, तो रुको इसको मैं आपके साल में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू, तो हमारा कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस क्या नाम है, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 6 जा 30 अब आई 15 आ जाएगा। कितना इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन -3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन +3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -3 सेंटीमीटर। देखो इसमें से ऑप्शन तो यार मैच ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन शायद गलत होगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्लस में 2 सेंटीमीटर आएगा, शायद ऑप्शन ही गलत हो गया होगा, ठीक है। और हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, +2 सेंटीमीटर। आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मीडियम एग्जिस्टेड। कह रहा है कि लाइट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, उसका रेंज क्या हो सकता है। देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर रेंज देखें, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट का किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में कभी 5 वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम जाता है 2.838 तक जाता है, और 0 से हमेशा ग्रेटर देन ही वैल्यू आएगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है वैल्यू, कभी 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ी आएगी, और 3 से वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। किसी भी आप मीडियम की बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, तो ऑप्शन नंबर डीजे करेक्ट। तो इस एग्जाम में पूछा था, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image is formed? देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कोई कॉनकेव मिरर। पहली बात हमने बताया तुमको कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले तुमको ये पहचानना होगा कौन सा मिरर है। तो कह रहा है कॉनकेव मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, और कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 27 सेंटीमीटर पे, और जो
कि कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और साथ में आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए किस डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन रखें जहां पे एक शार्प फोकस्ड इमेज बने। उसका यही कहने का ये मतलब है कि इमेज की पोजीशन निकालना है, बस ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। अब देखो हम लोग को गिवन क्या क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें हम लोग गिवन क्या है। अब देखो वी निकालने के लिए आपको ये साइज जो दे रखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्वेश्चन में बस ऐसे दे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, नहीं पूछा कि इमेज की साइज क्या होगी। ठीक है, उससे आपको साइज से कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू साइन कन्वेंशन कितना लिखेंगे -27 सेंटीमीटर। और फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो -18 सेंटीमीटर लिखेंगे कह रहा है। तो यहाँ अगर मैं छोटा डायग्राम बना दूँ आपके लिए तो आप थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखो ये कॉनकेव मिरर हो गया है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा पोल हो गया है, मान लीजिए यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये हमारा क्या नाम है फोकस है, फोकल लेंथ हो जाएगी। और ये कह रहा है कहीं भी इमेज रखें जिससे शार्प फोकस्ड इमेज बने। अब देखो अब हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग को चाहिए v की वैल्यू। अब v की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो आपको लगा देना है मिरर का फार्मूला 1/f = 1/v और +1/u। तो आप 1/f की वैल्यू निकालेंगे, f की वैल्यू दे रखा है तो -18 लिखेंगे। तो अब 1/v की वैल्यू आपसे पूछा है और u की वैल्यू प्लस, और u की वैल्यू कितना है -20 सेंटीमीटर। अब इधर लेके आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आएगी तो इधर जाएगा प्लस, इधर माइनस है तो क्या आ जाएगा 1/27 - 1/18, यहाँ पे माइनस है। अब देखो एलसीएम ले लीजिए, 27 और 18 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 27 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारा कितना आया इतना, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू कितना आ जाएगी, एलसीएम लेने में कितना आ गया 54। अब कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 27 2 जा 54 हो जाएगा 2, और 18 3 जा 54। तो यहाँ पे तो v की वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगी, अब v की वैल्यू -1 आएगी, -1/54 होगा, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे कितना आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। -54 माइनस ये दिखाता है कि जो भी इमेज बनी होगी इसी साइड कहीं बनी होगी, क्यों, तभी ये इमेज नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आई -54 सेंटीमीटर। ऑप्शन में आओ, 54 सेंटीमीटर नहीं, -54 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, ऑन विच फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखो अगर हम देखें तो नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मीडियम, मीडियम का नेचर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, क्या इस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, उसका नेचर डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, हाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड भी डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट यूज, हाँ स्पीड ऑफ लाइट जो उस मीडियम में यूज होगी उस पर भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी एंड इंसिडेंट एंगल, हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट एंगल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट एंगल पर वो चीज नहीं डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फिनोमिना। कह रहा है कौन सी क्वांटिटी होती है लाइट की जो कि नहीं चेंज होती, डज नॉट चेंज ड्यूरिंग, यहाँ पे ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फिनोमिना के दौरान नहीं चेंज होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, डिक्रीज हो जाती है मीडियम डेंसर है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, ये ऑप्शन नंबर डी इसमें कह रहा कोई नहीं। तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की होती है वो किसी भी मीडियम में जाने पर लाइट की नहीं चेंज होती है। ठीक है, देखो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 61, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू लाइट इज। लाइट के रिस्पेक्ट में आपने कितने मीडियम पढ़े हैं,
हम लोगों ने दो मीडियम के बारे में लाइट में पढ़ा है, कौन कौन सा, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। तो दो मीडियम हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए 2, हाँ सही है। ये 3 मीडियम नहीं होता, 4 मीडियम 5 मीडियम नहीं होता, दो मीडियम रिस्पेक्ट लाइट के रिस्पेक्ट में होता है, कौन कौन सा, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हेन लाइट रेस गोज फ्रॉम रेयर मीडियम, जब लाइट एक रेयर मीडियम से जाती है, किस में जाती है, एक डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में जाती है, देन रिफ्रैक्टेड, तब रिफ्रैक्टेड रेट का क्या होता है, जब कोई लाइट रेस एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल को झुक जाती है। अगला ऑप्शन बी ऑप्शन, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की ओर चली जाती है, या मे बी बेंड टू नॉर्मल या डज नॉट बेंड, या हो सकता है नॉर्मल कोई बेंड हो सकती है, ये हो सकता है कि बिना बेंड हुए चली जाए, स्ट्रेट चली जाए, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो आप लोग सोच रहे हो कि जब कोई लाइट रेस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो आपको मालूम हो, आपको ये लग रहा होगा कि लाइट जो है बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ देखो एक केस ये भी हो सकता है ना, मान लो कि हमारा ये नीचे वाटर भरा हुआ है, नीचे वाटर भरा हुआ और ऊपर एयर है, ठीक है, ऊपर एयर है, ये ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, और ये हमने नॉर्मल बना लिया, नॉर्मल मान लिया लाइट रेस ऐसे आई, मान लो लाइट रेस ऐसे आ रही है ऐसे, और यहाँ पे नॉर्मल को झुक गई, ये भी हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि हमारा जो लाइट रेस है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिर से डेंसर और ये रेयर, ये भी हो सकता है कि लाइट फॉल्स अगर इस तरीके से भी रेयर मीडियम से है तब तो लाइट भी नॉर्मल चली जाए, एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, अगर यही नॉर्मल हो जाएगी, यही रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, उस केस में क्या होगा, बेंड भी हो सकती है, बेंड नहीं भी हो सकती है। देखो इस केस बेंड नहीं हुआ, इस केस बेंड हो गई, तो मे भी बेंड हो सकती नॉर्मल की ओर, या डज नॉट बेंड, तो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम आने पे लाइट बेंड हो सकती, नहीं बेंड हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यदि ऑप्शन ये है तो लगाएंगे, नहीं तो ऑप्शन ए ही के लगाएंगे आप। देखो अगला क्वेश्चन 63 है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है विच रिलेशन इज करेक्ट, कह रहा है कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, एंगल आई और एंगल आर के बराबर होता है क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, म्यू का मतलब यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, मेरे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया गया है, म्यू टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, ये होता है। या ऑप्शन नंबर सी, जिस मीडियम में जा रहे, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका साइन आई के साथ, जिस मीडियम में गए उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका साइन आर के साथ, ये बराबर होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, साइन आई बराबर साइन आर होता है। यदि हम स्नेल के लॉ के अनुसार देखें, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और साथ में उसका इंसिडेंट एंगल साइन के साथ, जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, तो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल तभी ये बराबर हो सकता है। ये स्नेल के लॉ के द्वारा कहा गया था। ये किस में होता है, रिफ्लेक्शन केस में होता है, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है, ठीक है। साइन आई साइन आर बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। उसके मीडियम साइन आई जो कल टू आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अगर मान लिया एयर का मान ले तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ साइन आर होगा, लेकिन जिस मीडियम में जाती है इसलिए हम लोग इसको एयर रहता तो 1 मान लेते हैं, और साइन आई बराबर अब म्यू नॉट टाइम्स ऑफ साइन आर, जिस मीडियम में आती है उसका 1 से वैल्यू रिफ्लेक्टिव ज्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कह रहा है इज 4/3 दे रखा है, एंड फॉर ग्लास दे रखा है 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 4/3 और ग्लास का दे रखा है 3/2, किसके रिस्पेक्ट, एयर के रिस्पेक्ट, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 है और किसके रिस्पेक्ट में, वो भी एयर के रिस्पेक्ट में है। तो हमसे पूछा है देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज, तो आपसे पूछा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में। देखो यदि हम गिवन अगर हम लिखें, देखो हम गिवन क्या क्या दिया रखा है, तो पहले हम लिखें तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, जैसे लिखा था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कभी कभी यहां लिख देते यहां लिख देते, दोनों एक चीज है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4/3। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, कितना दे रखा है 4/3। इसी प्रकार से क्या दे रखा है रिफ्लेक्टिव
इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, कितना दे रखा है 3/2, इतना गिवन दे रखा है। और हम लोगों से पूछा क्या है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो हमसे लोगों से पूछा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या पूछा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा है, इसने पूछा है। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अगर हम भी सबसे पहले एग्जाम में देखें कि यहाँ पे कितने मीडियम दे रखे हैं, 2 मीडियम है कि 3 मीडियम है, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कितने मीडियम है। तो सबसे पहले एग्जाम में देखना कितने मीडियम है। अगर मीडियम का मैं एक ऑर्डर में चलो तो लाइट मान लो एयर से ही, एयर से ग्लास में टकराएगी, ग्लास के अंदर पानी भरा होगा तो वाटर में जाएगी, वाटर से फिर बाहर से निकल जाएगी, फिर नहीं बोलेंगे ग्लास में जाएगी वाटर, फिर मीडियम रिपीट होने लगेगा। इंडिविजुअल एक एक मीडियम, एयर से आई ग्लास में, ग्लास से वाटर में, फिर बाहर निकल जाएगी। तो हमारा एक ऑर्डर है। ये हमने देखा कि यहाँ पे कितने मीडियम है, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 3 मीडियम है। अगर यहाँ पे 3 मीडियम है तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉर 3 मीडियम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे लगाएंगे कितने मीडियम के लिए, 3 मीडियम के लिए। तो एक मीडियम कहाँ से जा रही, एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इनटू ग्लास, इनटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, फिर ग्लास से कहाँ जाएगी, वाटर में। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू, अब बाहर निकल आएगी किसके, वाटर से अगेन एयर में निकल जाएगी और इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था क्लास, ऑफलाइन क्लास के दौरान, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मतलब लाइट एयर से आई ग्लास में, ग्लास से गई वाटर में, वाटर फिर से एयर में आ गई, इक्वल टू 1 होता है। अब देखो जो जो वैल्यू दे रखा है गिवन क्वेश्चन में, यदि उसी के अनुसार दे रखा है तो वैल्यू एज इट इज रख देंगे, यदि नहीं दे रखा है तो यहाँ मीडियम रिस्पेक्ट चेंज करेंगे तो भी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब यहाँ पे देखो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यहाँ पे क्या है, ग्लास, क्वेश्चन का था ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम यहां से निकालें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ऐसे कर लिया करेंगे स्कूल के एग्जाम में जब होगा तो, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब दूसरा है ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये पूछा है। और क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी हमको दे रखा है एज इट इज। हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे। अगर हम वैल्यू को यहाँ पुटअप कराएंगे, यहाँ पे करेंगे पुटअप करेंगे यहाँ पे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना है, तो यहाँ पे है वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो हम ऐसे कर देते हैं थोड़ा नीचे ताकि आ जाए। तो यहाँ पे कितने वैल्यू दे रखा है, 2/3, इसकी वैल्यू हम लोग 2/3 निकाल लिया। ये वैल्यू पूछा है तो एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। और इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आएगा, तो देखो 3 3 जी 9 और 4 2 जा 8, 9 ऊपर चला जाएगा, 8 4 2 जा 8 नीचे आ जाएगा, तो कितना आएगा 9/8। तो हमारा 9/8 आंसर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अब ऑप्शन देखो 8/9 नहीं, 2/3 नहीं आ रहा, 9/8, तो 9/8 हमारा आंसर आ गया। अगर 2 मीडियम है, 2 मीडियम के लिए आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बना लेंगे, 4 मीडियम, 4 मीडियम के लिए बना लेंगे। बस उसी प्रकार से एक ऑर्डर में आप बना सकते हैं जहाँ जितने मीडियम के लिए, ठीक है। और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में 2 मीडियम या 3 मीडियम ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। तो हमारा 65 अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। देखो यहाँ पे हमने डेंसर मीडियम बनाया है और एयर मीडियम बनाया है। हर प्लेस में वाटर डिनोट किया गया है, डेंसर मीडियम एयर मीडियम है। देखो लाइट डेंसर मीडियम से एयर मीडियम की ओर जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल से अवे चली जाती है। क्या होती है, नॉर्मल से अवे चली जाती है। वहीं पे कोई मीडियम रेयर से डेंसर जाती है, डेंसर की ओर क्या नॉर्मल की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तीनों डायग्राम में देखें तो मीडियम कोई राइट, डेंसर मीडियम नॉर्मल से चली जाएगी, नॉर्मल को चली गई, स्ट्रेट चली गई, हो ही नहीं सकता है। ये उधर से डेंसर स्ट्रेट चली गई, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 66, कन्वर्जिंग लेंस इज आल्सो कॉल्ड। तो कौन सा लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, जो लाइट पूरा कन्वर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उस लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, या दोनों लेंस को कहा जाता है। इनमें से कोई देखो जाए तो जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, जो लाइट को पूरा इकट्ठा कर देता है, वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67, डाइवर्जिंग लेंस इज आल्सो कॉल्ड। जो लाइट को फैला देता है कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। वो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
तो अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, करेक्ट लेंस फार्मूला है, कौन सा लेंस का फार्मूला सही है। देखो हम लोग क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u तो मिरर का फार्मूला है। अगर देखें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही क्या नाम है लेंस का करेक्ट फार्मूला। यहाँ पे देखो 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/u, नहीं 1/v पहले आता है फिर u बाद में, ध्यान रखना एग्जाम में नहीं तुम सोचे माइनस के ही सही कर सकते हो। 69 क्वेश्चन है, विच स्फेरिकल लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, कौन सा लेंस का क्या होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, बोथ एंड भी देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है और उसको हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, विच लेंस हैज ऑलवेज फाउंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, कौन सा लेंस है जो हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। देखो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करता हूं तो कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा क्या है, रियल ही बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, सेम साइज के बनाता है, और वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, लेकिन लिखा है ऑलवेज, ऑलवेज बनाता है। तो कॉनकेव लेंस होता है जो कि हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा बनाता है। ये क्या करता है, वर्चुअल बनाता है और क्या नाम है, रियल बनाता है और सेम साइज का ही बनाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 71, इफ लोअर हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर देन इमेज विल बी, कह रहा है यदि कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग नीचे का पार्ट, हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे तो उसकी इमेज पे क्या इफेक्ट होगा, इमेज क्या होगा। जैसे मान लो कि एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से ये हमने इसका बना दिया, ठीक है, एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और मैंने इसको, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और इसके मैंने सेंटर को क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से, लोअर वाला पार्ट वाले क्या कर दिया, ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, ढक दिया। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है इसको ब्लैक पेपर से मैं ढक दिया ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि मैं लोअर पार्ट को कॉन्वेक्स लेंस कवर कर दूं तो इमेज क्या होगी। देखो जो हम लोग इमेज का फॉर्मेशन तुमको बताया था, हमने कहा था एक इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करना। ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तो चली जाएगी, अब ये वाली लाइन जाके जहां पे भी आपको मीट होगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने में हमको ये मिल रहा है कि एक रे इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे का होना जरूरी है, और दोनों रे या तो अपने आप जाए कन्वर्ज होकर मिल जाए, ये डाइवर्ज हो रही है तो भी आप उसे वापस मिलाना होगा, तो भी किसी तरीके 2 रे आपको मिलाएंगे और जहां भी दोनों रे आपस मिलती वहीं पे इमेज बनती है। इमेज रियल बन सकती है, वर्चुअल बन सकती है। अगर डायरेक्ट अपने आप कन्वर्ज होकर बनती है तो रियल इमेज बनेगी, अगर आप वर्चुअल अगर मतलब डाइवर्ज होकर इमेज बना रहे हैं तो आप कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। तो होगा क्या, इमेज तो बनेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इमेज तो बनेगी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज तो बनेगी, लेकिन जब यहाँ से रे जा रही होगी ना, तो यहाँ से रे जा रही होगी थोड़ा सा, यहाँ पे देखो यहाँ से थोड़ा ब्लैक मतलब उसकी थोड़ा सा ब्राइट क्या जो ब्राइटनेस होगा थोड़ा सा कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब ऑप्शन आओ, नॉट फाउंड, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब इमेज तो बन रही है। फाउंड विथ लोअर इंटेंसिटी, हाँ थोड़ा सा जो इमेज ब्राइटनेस होगा थोड़ा सा कम हो, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लैक पेपर है उसकी पूरी रे जाने नहीं देगा, थोड़ा उसकी ब्राइटनेस को घटा देगा। साइज रिड्यूस नहीं, साइज में रिड्यूस नहीं करेगा। नो इफेक्ट ऑन इमेज, नहीं इफेक्ट इमेज पे होगा, क्या होगा उसकी ब्राइटनेस घट जाएगी, मतलब उसकी लाइट जो इमेज उतना ब्राइटर नहीं बन पाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 72, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इंसिडेंट रेस बाय लेंस इज कॉल्ड। जब हम डिग्री क्या कितना लाइट को डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है एक लेंस, इस प्रॉपर्टी क्या कहा जाता है, उसकी पावर कहा जाता है। लेंस क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो क्या कहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पावर ही था। तो अब पावर क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट रे को कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, उसकी डिग्री को ही पावर कहा जाता है। 73 अगला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, लेंस की जो होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। देखो डायोप्टर है, पर सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है या नॉन ऑफ दिस, देखा जाए तो एसआई यूनिट लेंस की क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 74, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज, फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव होता है, या कॉन्वेक्स लेंस का नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का पॉजिटिव होता है, या दोनों का पॉजिटिव होता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोकल लेंथ
पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स कर्व लेंस का क्या होता है, नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें देखो, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय ऑप्टिशियन टू मेजर पावर ऑफ लेंस। जब आप लोग चश्मा बनवाने जाते हैं तो जो ऑप्टिशियन होता है वो आपके लेंस को मेजर करता है, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करता है, इससे कितना पावर होगा। उसके पास डायोप्टोमीटर रहता है या लेंस मीटर रहता है या फोकल लेंथ मीटर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो उसके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, डायोप्टर मीटर होता है, जिसकी वजह से मेजर कर लेता है कि आप कितने पावर का लेंस की जरूरत होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है 76, करेक्ट फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज। जो करेक्ट कौन सा फार्मूला होगा लेंस के लिए और कौन किस चीज के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू यू अपॉन वी, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। अगर हम लेंस के लिए देखें तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी अपॉन यू हो जाता है। अगर मिरर रहता है तो माइनस वी अपॉन यू, और जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म में वो सेम रहता है, बस यहाँ साइन बदल जाती है। लेंस के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन है 77, एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और एक स्क्रीन जहां पे इमेज बनती है, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज फाउंड। कह रहा है वो कौन सा उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए, उस लेंस का फोकल लेंथ बताइए जिसके से हम जो भी इमेज बने उसका मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो और जो इमेज बने वो रियल इमेज बने। अब देखो यहाँ पर हमने कहा था क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले मिरर पहचानना, अगर लेंस है तो लेंस पहचानना कौन सा लेंस है। यहाँ पर केवल लेंस लिखा है, उसने नहीं लिखा केवल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन हम लोग के उसने एक हिंट दे दिया कि उसने रियल इमेज फॉर्म्ड। रियल इमेज कौन सा लेंस बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। तो देखो थोड़ा हम लोग इसको डायग्राम थोड़ा बनाने की हेल्प करेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब देखो हमने मान लिया कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा उसके ऑप्टिकल सेंटर जाने वाली लाइन है और उसके ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट एंड एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इधर रखा, हमेशा इधर लेंस किधर रख दिया, ये हमने क्या मान लिया इसको, ये क्या नाम है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कोई इमेज बनी है, लेकिन इमेज जो बनी है रियल इमेज बनी, इससे मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स बड़ी है। मान लेते हैं कोई इमेज यहाँ बनी है जिससे बड़ी बनी हुई है 2 दुगना, तो ये हमारी क्या नाम है, ये क्या हमारी इमेज है, इमेज है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस बुक में दे रखा है, ये दे रखा है इस बुक का 90 सेंटीमीटर। कितना है, 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर इसने दे रखा है। फिर आगे पूछा है बताइए कि इसका जो लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हम लोग को मालूम हो गया कि हम लोग के कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो हम लोग को इसका क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। अभी फोकल लेंथ कैसे आए, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहां से यहां की डिस्टेंस, मान लो यहां से यहां की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पर हम मान लेते हैं क्या नाम है, लेट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन से लेंगे तो साइन कन्वेंशन से लेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्यों दिखाएंगे, साइन कन्वेंशन से माइनस 1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा और ऐसे क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर। अब देखो इससे भी हमारे पास आ गया, तो हमारे पास ये चीज मिल गया कि x प्लस, और ये हमारी इमेज बनी हुई है तो x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मान लिया और यहां से यहां तक हमारी क्या है, ये इमेज डिस्टेंस, हम इसको v कह रहे हैं, इमेज डिस्टेंस इसको v कह रहे हैं। तो यहां से आपको मालूम हो गया x प्लस v, तो मतलब x प्लस v की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखा है 90, x प्लस v की वैल्यू दे रखा है 90। तो यहां से आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस x, इमेज की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 90 माइनस x। अब देखो आगे और भी क्या दिया है, मैग्निफिकेशन भी दिया है। अब हम लोग और आगे क्या दिया है कि मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। अब माइनस वी अपॉन यू दे रखा है और इसकी वैल्यू उसने दे रखा है कि 2
2 टाइम्स बना है, यहाँ पे 2 टाइम्स बना है और साथ में रियल इमेज बना है, तो मैग्निफिकेशन माइनस के लिए रियल हो गया और 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे 2 दे रखा है। अब देखो, अब हम लोग का इतना काम है, इसमें कंपेयर कर लेंगे। तो माइनस वी की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस वी की वैल्यू, तो माइनस लगाएंगे और क्या दे रखा है 90 माइनस एक्स, और यू की वैल्यू साइन कन्वेंशन से माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है -2 हम लोग का। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा -2x। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे माइनस इधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 इज इक्वल टू, हमारा 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। नहीं देखो, मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है लेंस के लिए, लेंस है ना, तो माइनस वी अपॉन यू नहीं होता है, वी अपॉन यू अभी हम लोग बताए ना, तो वी अपॉन यू होता है, तो यहाँ केवल वी अपॉन यू होगा, सॉरी, तो वी अपॉन यू हो जाएगा। और वी क्या वैल्यू है 90 माइनस एक्स है और यू क्या है -x हम लोग लिख दिए हैं। तो यहाँ जब जाएगा तो ये क्या नाम है, अब देखो यहाँ पे माइनस चला जाएगा तो माइनस और माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा, समझ रहे हो ना, माइनस इधर चला जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस अब इधर चला जाएगा तो 92x प्लस एक्स, तो 90 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/3, तो डिवाइड कर दें कितनी आ जाएगी +30 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगी +30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन देंगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो हम लोग को निकालना है फोकल लेंथ, तब हमारे लोग को आ जाएगा। अब हम लोग अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस साइन कन्वेंशन लिखे तो -30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब देखो आगे हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू, तो 1/v, अब v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू अब 90 माइनस x कर देंगे, x की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 30, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी 60 सेंटीमीटर प्लस में आ जाएगी। ध्यान रखना है कि आपको u की वैल्यू नहीं रखना है, u तो -30, x की वैल्यू रखना है, नहीं तो हो जाए क्या 90 + 30 हो जाएगा, जबकि दोनों के बीच डिस्टेंस केवल 90 हो है, इसीलिए आउट ऑफ जो रेंज है उसके बाहर चली जाएगी, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। v की वैल्यू, अब v की वैल्यू कितना आई +60 आ जाएगी, माइनस u की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे -30। अब 1/f का रिसॉल्व करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे 60 और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना एलसीएम आ जाएगा 60 ही आएगा, तो 1 और माइनस प्लस हो जाएगा और 60 हो जाएगा +2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 3/60 हो जाएगा और f इज इक्वल टू 60/3 हो जाएगा, 3 टू क्या नाम डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा, तो f इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, तो उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा +20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना होगा +20 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का ही बताया था फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, बिल्कुल सही आया प्लस में। तो यहाँ देखो +10 सेंटीमीटर नहीं, -10 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, -20 ये तो हो ही नहीं सकता, किसी तरीके से ये हो ही नहीं सकता है। अब प्लस में आते हैं ए और बी, डी बचा हुआ है 10 सेंटीमीटर हमारा आया नहीं, +20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बस तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने 1 सेंटीमीटर माना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो -x लेंगे, बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखते हुए ध्यान देना है कि 90 माइनस x है, तो x की वैल्यू 30 रखना है, नॉट -30। अगर -30 कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 90 + 30 हो जाएगा, जो कि आउट ऑफ रेंज हो जाएगा कि मैं जो दोनों के बीच का डिस्टेंस से, इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 78। Two thin lenses are in contact and their combined focal length is 80 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 थिन लेंस थे, 2 पतले पे थिन लेंस थे जिनको आपस कंटैक्ट करके रखा जाता है और जिनका कंबाइंड फोकल लेंथ आता है, दोनों को जोड़कर जो फोकल लेंथ आता है 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 सेंटीमीटर है। इफ फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, यदि एक का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो बताइए कि दूसरे का पावर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसने कहा है लेंस, अब इसने लेंस को नहीं बताया
कॉनकेव लेंस रखा है, या कॉनकेव कॉन्वेक्स रखा है, या कॉन्वेक्स रखा है। अब कोई भी लेंस रखा हो मेरे से कोई मतलब, क्वेश्चन दिया तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इधर देखो, अब कह रहा है दोनों लेंस का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे गिवन दे रखा है कंबाइंड फोकल लेंथ। यहाँ पे देखो, अगर कंबाइंड फोकल लेंथ दे रखा है, पहले के फोकल लेंथ देख लेते हैं कितना कंबाइंड फोकल लेंथ दे रखा है। तो एफ टोटल दे रखा है, और एफ टोटल कितना है 80 सेंटीमीटर, या आप कह सकते हो 80 से 100 डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा, 0.100 डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, एफ टोटल फोकल लेंथ, यदि एक का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और इसे कम का नाम मीटर बदल लो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। ये हो गया हमारे पास, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। अब देखो हमसे पूछा है अगर यहां से निकाला जाए तो हम पी टोटल भी निकाल सकते हैं, पी टोटल हो जाएगा। अब पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1F टोटल के इक्वल हो जाएगा। मीटर में आपको लेना तो यहां से निकल आएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से पावर P1 इज इक्वल टू 1/F1, बस मीटर में होना चाहिए, यहां से निकल आएगा। अब देखो तीसरे को क्या पावर पूछा है, तो देखो पावर P1 प्लस P2 दोनों का पावर मिला के पावर टोटल के बराबर आना चाहिए। अब पावर 1 बराबर क्या है हमारा 1/F1, मतलब फोकल लेंथ मीटर, तो क्या है 1/F1 करेंगे तो 1/F1 की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, समझ रहे ना, P1 इज इक्वल टू 1/F1 होता है, तो हमें डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली इसी प्रकार से अब हमको P2 चाहिए था, पावर आप दूसरे लेंस का चाहिए तो P2 लिख दिया। P टोटल हमको मालूम है तो P टोटल हम निकाल लें कितना है 0.8। यहां से आप देख पा रहे हैं कि P टोटल बराबर 1/F टोटल, तो 1/F टोटल वैल्यू 0.8 है, तो मैं रख दिया 0.8 मीटर होना। अब P2 वैल्यू निकालना है तो आप कर देंगे 0.8 माइनस 1/0.2, 0.2 यहाँ पे माइनस है, माइनस। अब इससे आगे सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, तो P2 बराबर यहाँ ऊपर चला जाएगा 10, 8 माइनस ऊपर चला जाएगा 10/2। एलसीएम ले लेंगे P2, इतना एलसीएम आ जाएगा 8 आ जाएगा एलसीएम, तो 10 माइनस और कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 10 4 जा 40, तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -30/8 आ जाएगा, -30/8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा माइनस, और कितना जाएगा माइनस इक्वल टू आएगा -3 पॉइंट में आएगा। देखो माइनस में आएगा तो एक कंफर्म होगा -3 पॉइंट। अब डिवाइड हो, देखो माइनस में देखा आंसर यहाँ पर हम लोग के पास माइनस देखा, यहाँ प्लस है, ये ऑप्शन तो नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए -3.75 डायप्टर आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे -30/8 को, -3.75 डायप्टर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज टू मेक लेंस। कह रहा है किस मटेरियल का यूज इस्तेमाल नहीं किया जाता इनमें से लेंस को बनाने में। वाटर का इस्तेमाल, हाँ वाटर का इस्तेमाल करके हम लेंस बना सकते हैं, ठीक है, वाटर लेंस भी होता है, ग्लास तो बनाया ही जाता है, प्लास्टिक भी इस्तेमाल करके प्लास्टिक लेंस भी आते हैं, लेकिन क्ले मतलब मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता कभी भी लेंस बनाने में, ठीक है। तो उसने कहा कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ए स्फेरिकल मिरर, कोई एक स्फेरिकल मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, कॉनकेव मिरर हो सकता है, एंड थिन स्फेरिकल लेंस, अब यहां भी लेंस कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, कॉनकेव लेंस हो सकता है, हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ, सबका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दे रखा है। जहां मिरर हो दोनों मिरर हो सकता है, जहां लेंस दोनों लेंस होता है, सबका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दे रखा है, पता नहीं कौन सा होगा। देन मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, तो बताइए कि मिरर और लेंस क्या रहा होगा। देखो यहां पे अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो मिरर में अगर बात करता हूं फोकल लेंथ नेगेटिव और मिरर में, अब किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, हमने आपको बताया था कौन सा मिरर होता है जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो आओ भैया मिरर में देखो, तो मिरर में फोकल लेंथ क्या है कॉनकेव, मिरर में क्या है फोकल लेंथ किसका नेगेटिव होता है, कॉनकेव मिरर नेगेटिव होता है। अगर लेंस में आते हैं तो लेंस में किसका क्या नाम है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेंस क्या होता है कॉनकेव। दोनों का मतलब क्या होते हैं, दोनों कॉनकेव, मतलब कॉन्वेक्स लेंस अगर बात करता हूं, देखो मिरर है क्या नाम है फोकल नेगेटिव, अब मिरर में क्या हो जाए कॉनकेव मिरर हो जाता है, कॉनकेव मिरर का फोकल नेगेटिव होता है। अगर लेंस में बात करता हूं तो कॉनकेव लेंस का भी फोकल
फोकल लेंथ नेगेटिव ही होता है। तो देखो बोथ कॉनकेव, इसका मतलब एक अगर मैं कॉनकेव दूसरा कॉन्वेक्स नहीं, गलत हो जाएगा। अगला आता है कॉन्वेक्स, ये तो गलत हो जाएगा, कॉनकेव गलत हो जाएगा, तो दोनों कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता है। तो देखा जाए तो दोनों कॉनकेव होंगे, दोनों कॉनकेव तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ मिरर का भी नेगेटिव होता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर का, और लेंस का भी, कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या नाम है, अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 81। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक डॉक्टर ने एक लेंस दिया और उसका पावर बताया, इसका पावर 1.5 डायोप्टर आएगा। तो पूछा है कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अब देखो फोकल लेंथ है तो हम लोग जानते हैं, अगर पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ होता और मीटर में आपको लेना है, तो आप इस तरीके से फोकल लेंथ यदि मीटर में निकालना चाहते हैं तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब डायोप्टर दिया है, यहां आप निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, ठीक है, 1 अपॉन पावर हो जाएगा, जो कि हमारा किस में है, पावर 1 बाई पावर, सिंपली कर दो 1 बाई पावर। अब इसको डिवाइड कर दो, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई पावर कितना दे रखा है, 1.5 डायोप्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.10 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 15 डायोप्टर, यहाँ पे मीटर में हो गया, किस में है, ये मीटर में है। अगर आप आंसर देखो यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में है क्या, सारे सेंटीमीटर, ऐसा करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 100 अपॉन 15, तो इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1000 अपॉन 15 डिवाइड करो कितना आएगा, पहले तो प्लस में आएगा। अब प्लस में वैल्यू देखो, अगर देखो पहले तो बात तो प्लस में आएगी पावर, क्योंकि यहाँ पे है। अब प्लस में जब आएगी तो ये वैल्यू तो कट हो गई, ये वैल्यू भी कट हो गई। अब देखो ये वैल्यू, इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे 66 प्लस 66.67 ही आएगी। ठीक है, डिवाइड करो, चेक कर लो, तो यहाँ पे पावर बराबर प्लस 66.67 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला है 82। नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज, ये मैटर नहीं रखता कि आप मिरर से कितना दूर खड़े हैं, बस आपकी इमेज इरेक्ट बन रही है। तो बताइए कि मिरर क्या होगा, वो प्लेन मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा या कॉनकेव मिरर होगा, या प्लेन मिरर हो सकता है या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इरेक्ट इमेज के बारे में बात करता है, उसने कहा आप कितना दूर इससे खड़े, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज दो ही इमेज बनाते, क्या नाम है, प्लेन मिरर द्वारा बनता है या हमारा कॉन्वेक्स मिरर बनाता है इरेक्ट इमेज। लेकिन हमारा कॉनकेव भी बनाता है, कॉनकेव तब बनाता है जब हम लोग क्या नाम है एकदम फोकस एंड पोल के बीच रख देते हैं। लेकिन उसके टर्म में आंसर दिया नहीं है, कॉनकेव बनाता है, लेकिन केवल कॉनकेव नहीं बनाता, प्लेन मिरर बनाता है, और कॉन्वेक्स तो बनाता ही बनाता है। अगर साथ कॉनकेव होता तो ठीक रहता, अब कॉनकेव अलग से दिया है तो इस ऑप्शन नहीं टिक करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। होता तो ठीक है, ये भी बनाता है, लेकिन ऑप्शन में कम से कम मैक्सिमम ऑप्शन देखेंगे ना हम लोग, तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ना, इसलिए इसको देखेंगे। यदि कॉनकेव होता तो और अच्छा हो जाता, तीनों बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने कहा नो मैटर, आप कितना दूरी में खड़े हैं, ये मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 83। मिरर यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ कार, जो कार के हेडलाइट होती है, सोलर फर्नेस होते हैं, ठीक है, सोलर कुकर होते हैं, एंड जो व्हीकल में साइड मिरर लगाए जाते हैं वो कौन कौन से मिरर अलग अलग बताना है। अगर हेडलाइट में देखो कौन से मिरर, इनमें सब ऑर्डर दिए गए हैं, एक ऑर्डर लिखे गए हैं। तो हेडलाइट में यदि हम देखें तो कौन से मिरर लगा रहता है, हेडलाइट ऑफ कॉनकेव मिरर रहता है। हेडलाइट किसमें का, कॉनकेव मिरर लगा रहता है, ताकि पूरी लाइट को क्या कर देता है, जब बल्ब को फोकस रखते हैं तो पूरी लाइट को जब फोकस रखते हैं तो पैरेलल टकराने के बाद उस अपर्चर से पैरेलल चली जाती है। सोलर फर्नेस पूरी लाइट को इकट्ठा कर देता है, तभी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो वहां पे कौन सा मिरर लगा रहता है, कॉनकेव मिरर ही लगा रहता है। अगर बात करता हूं व्हीकल साइड मिरर में, अगर साइड मिरर में आपको देखना है तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होना चाहिए, मैक्सिमम चीजों को देख सके, उसे छोटी छोटी इमेज कर दिखा देता है। और कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो देखो ऑर्डर ये देखो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव कॉनकेव कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 84 का कह रहा है मैग्नीट्यूड, कह रहा है मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्निफिकेशन का, किसके द्वारा, एक कॉनकेव लेंस के द्वारा। एक कॉनकेव लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम आएगी या 1 से ग्रेटर होगी या 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी या 0 से छोटी होगी। अगर देखा जाए तो कॉनकेव मिरर जो कॉनकेव मिरर सॉरी कॉनकेव जो लेंस होता है, जो उसका मैग्निफिकेशन होता है, कॉनकेव जो लेंस होता है वो छोटी ही इमेज बनाता है और वर्चुअल बनाता है। तो छोटी इमेज बनाएगा तो उसका मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर हाइट ऑफ इमेज होगी तो हमेशा वैल्यू छोटी रखी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी होगी तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आएगी लेकिन 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कॉनकेव मिरर द्वारा क्या होगी, 1 से लेस देन होगी और 0 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर रखा गया। कहां से, एक कन्वर्जिंग लेंस से जिसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन उसका क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गिवन लिखूं आगे, अगर यहाँ पे गिवन लिखूं, अगर मैं गिवन लिखूं तो यहाँ पे u की वैल्यू साइन कन्वेंशन से u की वैल्यू कितना है, हेल्ड एट 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है कितना, साइन कन्वेंशन से प्रिंसिपल एक्सिस बाउ है इसलिए प्लस सेंटीमीटर है। ठीक है, अब फोकल लेंथ की बात आती है, साइन कन्वेंशन से लिखेंगे। अब कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब कौन सा क्या हो गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही होगा। क्या नाम है, फोकल लेंथ क्या होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, पॉजिटिव होगा और 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि कन्वर्जिंग का मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात करता है और कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, याद रखना, लेंस की बात करता हूं। अब आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, अब हमसे पूछा क्या है मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, लेंस के टर्म में, तो एक होता है v अपॉन u और एक दूसरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। अब देखो हम लोग क्या करें, अगर हमको v देखो चाहिए तो v यहाँ पे है भी नहीं, u भी हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ नहीं चाहिए, कैसे निकलेगा v निकालने क्या किसी तरीके से, तो v निकालते हैं। आओ देखो, तो आओ हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो फोकल लेंथ दे रखा है तो 1/+10 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमको नहीं मालूम, v माइनस u की वैल्यू दे रखा है -25, तो 1/-25। अब इधर इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा 1/10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आगे फिर माइनस हो जाएगा, 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 10 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 50, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 10 5 जा 50, 25 2 जा 50 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/v। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर लोगे तो 50/5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3, तो v की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में 50/3 सेंटीमीटर। ये हमारी इमेज की जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई। अब देखो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन u की वैल्यू मालूम, v और u मीटर वाला ले लेते हैं हम लोग, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, v की वैल्यू क्या आ गई 50/3 और u की वैल्यू कितना है -25, तो -25 रख देंगे, तो m इज इक्वल टू यहाँ पे 50/-25 इंटू 3 कर देंगे तो 25 और 2 जा, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, कितना आएगा -0.66 ऐसे चला जाएगा, -0.66 सेंटीमीटर, तो माइनस के साथ आएगा 0.66 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए -0.66 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस हैज, एक कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हमेशा 2 कॉन्वेक्स सरफेस होगा नहीं। अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो पहला वाला जो सरफेस होगा, देखो यहाँ पे पहला वाला जो सरफेस होगा कॉन्वेक्स होगा और दूसरा वाला सरफेस क्या हो जाएगा, कॉनकेव सरफेस हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन आता है इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट एज, ये बीच में पतले होते हैं और किनारे तरफ क्या होते हैं, मोटे होते हैं, नहीं ये गलत है। इज थिकर इन द मिडिल
मिडिल एंड थिनर इन एट द एज, और बीच में क्या होते हैं, थिक होते हैं, बीच में क्या होते हैं, थिकर होते हैं, और एज में क्या होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, थिनर होते हैं। अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ऐसे मालूम होगा। तो ये थिकर क्या होगा, बीच में मोटे होते हैं और किनारे क्या होते हैं, थिनर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन 87 है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन। जब किसी हम लोग स्लैब से जब कोई लाइट पार होती थी तो जो इमर्जेंट रे रहती थी और जो रिफ्रैक्टेड रहती, दोनों पैरेलल हो जाती थी स्लैब से रिफ्रैक्शन के बाद। तो कहता है जो उसके बीच डिस्टेंस होती थी इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, उसके बीच डिस्टेंस क्या कहा जाता था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता था। अब एग्जाम में कह रहा है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करेगा, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि उस मीडियम से कितना पास का उस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब सभी डिपेंड करेगा। जस्ट लाइक इस तरह का हम लोग डायग्राम यहाँ मान लो दिखाना चाहें, वहां पे नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो थिनर था तो यहाँ पे लाइट ऐसे हम लोग पास होती थी, ये मीडियम फिर इस तरह हो जाती थी, फिर लाइट निकलने के बाद तो ये वाली जो लाइट निकलती थी इन्हीं के बीच का जो हम लोग क्या करते थे, डेल्टा एक्स डिनोट करते थे, और उसे क्या कहा जाता था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता था। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, और साथ में इस पे डिपेंड करे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साथ में थिकनेस से भी डिपेंड करे, कितना थिकनेस सब पे डिपेंड करेगा, मतलब ऑल ऑफ द जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट सभी चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 88, डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे व्हेन इट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास होती है तो लाइट डेविएट नहीं होती है, सीधा सीधा चली जाती है। तो लाइट डेविएट नहीं होती है, चली जाती है, कोई उसमें डेविएशन नहीं होता है, मतलब कि उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, मतलब कि 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 89, द अपरेंट डेप्थ of an object at the bottom of tank filled with liquid of refractive index 1.3। मान लीजिए कोई टैंक है और टैंक में कोई क्या नाम है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बॉटम में, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कितना मालूम होता है कि 7.7 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे है बॉटम, ठीक है। और जो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ उस टैंक के अंदर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। तो आपसे पूछा है उसकी एक्चुअल डेप्थ क्या होगी। इसे हम लोग कभी कभी किस टैंक के अंदर पानी भरा रहता है, हम लोग कोई नीचे रहता, कोई ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा रहता है, हमको लगता है बहुत ऊपर, लेकिन जब हम हाथ डाल के पकड़ने की कोशिश करते काफी नीचे होता है। ऐसा इसलिए होता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को अपरेंट हाइट ही दिखती है, एक्चुअल उसकी डेप्थ हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो तो होता है फार्मूला, याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां मैं फार्मूला यही पे ले देता हूं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां समझ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक्चुअल, या आप कह सकते हो अपरेंट हाइट, या आप कह सकते हो एक्चुअल हाइट, एक्चुअल डेप्थ, या एक्चुअल डेप्थ कह सकते हो, या एक्चुअल हाइट कह सकते हो, एक्चुअल हाइट भी कह सकते हो, एक्चुअल हाइट भी कह सकते हो, अपॉन अपरेंट, जो आपको लगता है अपरेंट डेप्थ या हाइट, दोनों अपरेंट हाइट कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। अब देखो म्यू वैल्यू यहीं पे, तो म्यू वैल्यू दे रखा है 1.3 और एक्चुअल डेप्थ आपको निकालना है। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पूछा ना अपरेंट डेप्थ ये है, तो बताइए कि उसका एक्चुअल डेप्थ क्या होगा। तो एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7.7 सेंटीमीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1.3 इंटू 7.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल के आएगा, एक्चुअल डेप्थ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 10 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 10.01 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये ऑप्शन 11 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता। जब उसकी अपरेंट ये है तो एक्चुअल तो हमेशा उससे ज्यादा ही होगा, ये 6 वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी भाषण में। अब हम लोग को ऑप्शन ए बी सी में देखना होगा, देखा इसमें मैंने सॉल्व किया तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 10.01 सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल डेप्थ रही होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 90 आखिरी क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट
इन एयर इज 7890 एंगस्ट्रॉम। जो वेवलेंथ होता है रेड लाइट का, यदि मैं एयर में देखूं, वेवलेंथ है किसका, रेड लाइट का वेवलेंथ है, रेड लाइट का किसमें, एयर में 7890 एंगस्ट्रॉम। तो बताइए कि उसका वेवलेंथ किसी ग्लास में पास करा जाए उसी लाइट का, रेड लाइट का, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.5 हो तो क्या होगा। अब देखो अब निकालते हैं इसको, हम लोग यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से लिखता हूं, स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ उस मीडियम का। अब देखो यहां से पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो वेवलेंथ निकालना है। अब कैसे निकालेगा लाइट में, ठीक है ध्यान समझो। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, क्या एक मीडियम से जब लाइट पास हो दूसरे मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम होती है लेकिन वेवलेंथ बदल जाता है, तो ये 1 है ये 2 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होती है इसलिए फ्रीक्वेंसी कट गया। तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या आया, वेवलेंथ इन एयर या वैक्यूम में अपॉन वेवलेंथ आप जो भी कलर का लाइट था उसमें कुछ मीडियम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, और वेवलेंथ उसका एयर में या वैक्यूम में कितना है 7890 एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में आंसर दिया हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे तो वेवलेंथ इस मीडियम में हमारा कितना आ जाएगा 7890 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.5। इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें से आता है 15 5 जा 75, तो ये ऑप्शन सी है, तो डी तो नहीं हो सकता है। अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा और आगे डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये 7890 एक और पॉइंट चला गया यहाँ पे, तो 15 से इसको एंगस्ट्रॉम है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 और 30, तो 15 2 जा 30 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 30 के बाद, नहीं 30 नहीं होगा 15, हाँ कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लोगे तो 15 5 जा 75 और 3 यहाँ पे 9 है, ये सेकेंड 9 है, तो 39 हो जाएगा। 15 3 जा 30 और 39 तो जाएगा, हाँ ठीक है 30 हो जाएगा। फिर 90 आ जाएगा, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, ठीक है। तो यहाँ 53 डिवाइड कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर जाएगा। 5355 एंगस्ट्रॉम आप डिवाइड कर लेंगे 5355 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। अब वहां भी स्कूल में OMR लगाने जा रहे हैं तो पूरा डिवाइड नहीं करेंगे, इस पर डिवाइड करें, देखिए ऑप्शन मैच करके आप चल देंगे आगे, ठीक है। तो हमारे 90 क्वेश्चन था आज की क्लास में। हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 101 से लेकर 45 तक क्वेश्चन डिस्कस किया, ऐसे 46 से लेकर 90 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। हमने पूरे कंप्लीट एकदम टॉपिक वाइज पूरे MCQ क्वेश्चन करा दिए हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। यदि आपको थोड़ा भी इसमें प्रॉफिट होता है या थोड़ा भी आपको हेल्प करता है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ठीक है। थैंक यू।